Without this structure, ancient history might remain a mystery to you. And because of that mystery, you might feel like left out of this world. Imagine yourself going to a discussion जहाँ पर ancient history की बात हो रही है और आपको कुछ पता ही नहीं है. So क्या होगा कि you are going to feel left out, you are going to feel like an outcast उस particular discussion में. आज के टाइम में स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर एक जगह के सिलेबस के अंदर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं. कोई पूछेगा इस समय के बारे में तो कोई जवाब देगा दूसरे समय के बारे में, क्योंकि जानकारी नहीं है. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है. सो इस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज की वजह से हम हमारे करियर्स को बर्बाद कर रहे हैं. हम अपने आप को इस दुनिया के अंदर एक मान नहीं पा रहे हैं. सो दैट इज अ डिजास्टर फॉर एन इंडिविजुअल. And for that disaster to not happen, I've brought the solution to you, and that solution is the structure of ancient Indian history. इस particular session में हम इसी के बारे में जानेंगे. And with that, I welcome you all to सरल UPSC. मैं हूँ वीर प्रताप. So, अगर हम स्टार्ट करें इस डिस्कशन को, तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि हिस्ट्री को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. वो 3 भागों में फॉर एग्जाम्पल एक होता है प्री हिस्ट्री, दूसरा हो जाएगा आपका प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा हो जाएगा इतिहास हिस्ट्री. यहाँ पर आपने तीनों के बारे में सुना रहेगा, बट उसका जो समय है, टाइम पीरियड, वो कैसे इवॉल्व हो रहा है उसके बारे में जानना अति आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पर अगर मैं प्री हिस्ट्री की बात करूँ तो सबसे पहले प्री हिस्ट्री जो है ना, उसको हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग टाइम पीरियड्स में. दैट इज गोइंग टू बी द पेलियोलिथिक एज, द मीसोलिथिक एज, द नियोलिथिक एज एंड द चैल्कोलिथिक एज. अब ये जो सारे वर्ड्स है ना, आप इसको देखेंगे कि ये वर्ड्स ये कहाँ से उठाए गए वर्ड्स हैं. ये ग्रीक ओरिजिन के वर्ड्स हैं. यहाँ पर इनका मतलब क्या होता है, पेलियो मतलब होता है ओल्ड एंड लिथिक मतलब होता है स्टोन. उसी हिसाब से अगर हम इसकी बात करें तो मीसो मतलब मिडल हो जाता है, नियो मतलब न्यू हो जाता है एंड चैल्को मतलब कॉपर हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले एज को अपने क्या बोल सकते हैं, पेलियोलिथिक के अलावा ओल्ड स्टोन एज भी बोल सकते हैं. दूसरे एज को मीसोलिथिक के अलावा मिडिल स्टोन एज भी बोल सकते हैं. देन नियो को न्यू स्टोन एज भी बोल सकते हैं. एंड देन चाल्को को कॉपर स्टोन एज भी बोल सकते हैं. यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करें तो समय अगर आप देखेंगे तो पेलियोलिथिक एज का बहुत ज्यादा समय है. मतलब 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक का ये जो इतना लंबा समय है, 4,90,000 वर्षों का ये एज है. अब इस एज में भी जब जो इवोल्यूशन है वो हुआ रहेगा, विकसितपन हुआ रहेगा, और उसी इवोल्यूशन के कारण व्हाट डू वी टेल इज वी कैन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन पेलियोलिथिक एज को अलग अलग समयों के अंदर. एक होता है लोअर पेलियोलिथिक एज, दूसरा हो जाएगा मिडिल पेलियोलिथिक एज एंड तीसरा हो जाएगा सबसे लेटेस्ट वाला जो हो जाएगा वो अपर पेलियोलिथिक एज हो जाएगा. और इनका टाइम ये है. अब इन समयों पे भी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में आपको नोट करना बहुत जरूरी है. हाउएवर ये स्ट्रक्चर के ऊपर अभी हम रहेंगे, डिस्कस करेंगे. आफ्टर द पेलियोलिथिक एज क्या हुआ ना कि मीसोलिथिक एज की शुरुआत हुई. कुछ कारणों की वजह से, कुछ बदलावों की वजह से मीसोलिथिक एज की शुरुआत होती है. वो मीसोलिथिक एज का टाइम है 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक. इसके आगे अगर हम बात करें तो वापस से कुछ तो भी इवोल्यूशन हुआ, और उस इवोल्यूशन की वजह से हम इंसान जो है एक नए युग में तब्दील हो जाता है, और वो होता है नियोलिथिक एज. और वो कब होता है, वो 6,000 बीसी के समय से शुरुआत हम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर युग का. इसके अलावा वहां पर जब मनुष्यों ने कॉपर को खोज किया, कॉपर का फाउंडेशन किया, मतलब ढूंढ लिया, तो उस समय से जब कॉपर को यूज किया जाने लग गया मनुष्यों के द्वारा अपने डेली के एक्टिविटीज के अंदर, उस टाइम से अपने बोल सकते हैं कि दैट इज अ चैल्कोलिथिक एज, द स्टार्ट ऑफ चैल्कोलिथिक एज. ओके, नाउ इसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो प्रोटो हिस्ट्री जो है, अब देखिए यहाँ पर इन डिविजन्स को हम क्यों करते हैं. सबसे पहली बात, प्री हिस्ट्री को हम डिवाइड इसके लिए कर रहे हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में, क्योंकि प्री हिस्ट्री में कोई भी लिटरेरी सोर्सेज नहीं है. ठीक है, मतलब कुछ भी लिखा हुआ चीज अपने को नहीं मिलता है, रिटन एविडेंस इज नॉट देयर. लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में जो है ना, अपने पास रिटन एविडेंस है, और वो रिटन एविडेंस को हम अभी तक पूरा समझ नहीं पाए हैं. जैसे आपने मोहनजोदारो पिक्चर देखी रहेगी, उसके अंदर आपने देखा रहेगा कि कुछ सील्स हैं, सिक्के जैसे दिखने वाली चीजें हैं, उसके ऊपर कुछ तो भी चित्र बनाया गया है या कुछ तो भी लिखा गया है. वो जो चीजें पाई गई हैं वो हड़प्पा से पाई गई हैं, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है कि वो लिखावट का क्या मतलब है. तो प्रोटो हिस्ट्री मतलब जो भी चीजें हमको लिखित में पाई गई है वो अभी तक हम समझ नहीं पाए.
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तीसरा हो जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री में वी कैन से इज, जब लिखित चीजें मिली गई हैं, रिटन हमको मिला है और वो रिटन को हम समझ चुके हैं, सो उस समय से हम बोलते हैं कि इतिहास की शुरुआत हुई है। अब यहां पर ये बेसिस होता है इन तीनों के डिवीजन का। जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री के बाद अगर हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो उस प्रोटो हिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि प्रोटो हिस्ट्री में दो एजेस आते हैं। एक होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, दूसरा होता है लेटर वैदिक एज का, सॉरी वैदिक एज का। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो समय है अगर आप देखेंगे 3000 बीसी से लेके 1750 बीसी तक आता है। अब इस समय के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो कोर्सेज के अंदर पता करेंगे। यहाँ पर अगला हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जब मैन का इवोल्यूशन वैदिक एज के अंदर हुआ तो उसके वो जो एवोल्यूशन हुआ है वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के दौरान हुआ है। अब यही इस टाइम पे भी मनुष्यों का जो इवोल्यूशन है वो एक नहीं रहा है। मनुष्य जो है वो इवॉल्व किया है, ह्यूमंस ने इवॉल्व किया है, तो वही इवोल्यूशन के बेसिस पे हम वैदिक एज को भी डिवाइड कर सकते हैं इनटू अर्ली वैदिक एज एंड दी लेटर वैदिक एज। अब अर्ली वैदिक एज में हम जो है ना इसको ऋग वैदिक एज भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत लिटरेचर्स हैं, उसके अंदर आपने देखा रहेगा कि देयर इज समथिंग नोन एज दी अर्ली ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा या यजुर्वेदा। ठीक है, तो अर्ली वैदिक एज में सिर्फ ऋग्वेदा बना था, लेकिन जो अन्य वेद हैं, दूसरे वेदास हैं, वो सारे लेटर वैदिक युग में बने थे। अब ये एक कारण होता है कि हम यहाँ पर विकसितपना, एवोल्यूशन हुआ है, तो इसके वजह से हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। बट इसके अलावा भी कुछ दूसरे कारण होते हैं डिविजन्स के, वो कोर्सेज के अंदर पता चल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम वैदिक एज के आगे बढ़ते हैं तो वैदिक एज खत्म कब हुआ? ओवर 600 बीसी। अब 600 बीसी में क्या होता है कि एक एज होता है महाजनपदास का। महाजनपदास की शुरुआत होती है। महाजनपदास क्या है? बेसिकली बड़े बड़े शहर, सिटीज। ओके, द बिग सिटीज लाइक मगधा, द बिग सिटीज लाइक द कौसाम्बी, द बिग सिटीज लाइक अवंती। ये जो बड़े बड़े शहर है ना, आपने नाम भी सुने रहेगा, मगध। मगध कितना बड़ा नाम है, पिक्चरों में देखा रहेगा आपने। सो ये जो मगध है, यहाँ पर कौन अब ये जो महाजनपदास का एज है, ऐसे 16 बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ था, बने थे। ओके, दे वर एस्टैब्लिश्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग 600 बीसी। अब इन 16 शहरों में से मेजरली जो सबसे पावरफुल निकल गया वो था मगध। अब ये मगध क्योंकि पावरफुल निकल गया, तो मगध के बारे में अगर हम जाने तो मगध ये जो है ना, ये एक एरिया है। मगध जो है इट इज अ एरिया। ये एरिया कहाँ पर आता है? ये एरिया जनरली यूपी एंड बिहार के अंदर आता है। अगर मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं तो ये बिहार में आता है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये मगध जो साम्राज्य था वो अन्य एरियाज में भी फैल गया। अब ये मगध क्षेत्र के अंदर कौन से साम्राज्य बने, वो उन साम्राज्यों के विषयों में जाने तो ये सबसे पहले होता है दी हरियांका डायनेस्टी। दी हरियांका डायनेस्टी, यहाँ पर कुछ राजा, किंग्स होते हैं, एंड दीज किंग्स रूल। आपने कुछ किंग्स के नाम सुने रहेंगे, बिंबिसारा। ये जो बिंबिसारा है वो यहाँ पर राज कर रहे थे। इसके अलावा बिंबिसार के अलावा यहाँ पर आ जाएंगे उनके बाद उनके बेटे अजातशत्रु, एंड आफ्टर अजातशत्रु द सन ऑफ अजातशत्रु इट इज गोइंग टू बी द उदयन, वो आ जाएंगे। नाउ ये डायनेस्टी चलते रहने वाली है, लेकिन बाद में क्या होगा ना कि इनका एक जनरल होता है सिसुनाग। सिसुनाग इसी हरियांका डायनेस्टी का जनरल होता है। वो क्या करता है कि हरियांका डायनेस्टी के आखिरी रूलर को मार देता है और अपना खुद का साम्राज्य बना देता है। तो सिसुनाग डायनेस्टी में दो राजा होते हैं, एक होता है सिसुनाग, वो खुद ही होते हैं, और सिसुनाग के अलावा एक और राजा होता है जिसका नाम होता है काल अशोक। ठीक है, ये जो काल अशोक है इसको आप मिक्स मत करिएगा अशोका से, अशोका अलग है, वो मौर्यन साम्राज्य का है। आफ्टर द सिसुनाग नंदा डायनेस्टी आएगा। ठीक है, ये जो नंदा डायनेस्टी है, ये नंदा डायनेस्टी के अंदर क्या होगा कि महापद्मानंदा, आपने ये नाम सुना रहेगा। ये नंदा डायनेस्टी को क्या किया, नंदा डायनेस्टी को आगे आने वाले समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा, ठीक है, इनको हरा दिया, धनानंद को हरा दिया, और धनानंद को हराने के बाद इन्होंने अपना साम्राज्य को एस्टैब्लिश किया, दैट इज नोन एज द मौर्यन एम्पायर। ये मौर्यन एम्पायर बना कब? 321 बीसी से 185 बीसी के अंदर। मौर्यन एम्पायर के अंदर अगर मैं बात करूं, सो मेजरली अगर हम इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें, सो इट इज गोइंग टू बी 3 मेजर इंपॉर्टेंट रूलर्स। वन इज द चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इस एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। लेटर ऑन देयर इज गोइंग टू बी हिज सन द बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बाद आ जाएंगे अशोका।
अब ये इनके बाद अशोका के बाद भी देयर आर गोइंग टू बी द सन, द ग्रैंड सन, ठीक है, जैसे कुणाल हो जाएंगे, दशरथा हो जाएंगे, लेकिन वहां पर वो उन लोगों ने इतना ज्यादा बड़ा काम नहीं किया। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट रूलर्स होते हैं। जो लास्ट रूलर रहेंगे दैट इज द बृहद्रथ। बृहद्रथ को मार दिया जाएगा उनके ही जनरल के द्वारा, जिनको हम बोलते हैं पुष्यमित्र शुंगा। अब ये पुष्यमित्र शुंगा कहाँ के हैं? शुंगा साम्राज्य के हैं। तो इन्होंने बृहद्रथ को मार के अपना खुद का ही साम्राज्य को एस्टैब्लिश किया, एंड दैट इज हाउ इंडिया के अंदर शुंगा रूलर्स आए। शुंगा रूलर्स को हटा के कानवा रूलर्स ने अपना डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया, और उसी क्षेत्र में उसी समय के दौरान वन मोर डायनेस्टी वाज प्रेवैलेंट, उसका नाम था सतवाहना डायनेस्टी। आपने एक नाम सुना रहेगा बहुत फेमस वाला, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर एक मूवी भी आई है गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो वो जो है ना वो सतवाहना साम्राज्य के थे। अब इसी टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है ना बाहर से भी आए थे इनटू इंडिया, दे इन्वेडेड इंडिया। क्यों? क्योंकि कोई पावरफुल डायनेस्टी इंडिया के अंदर थी नहीं। तो वो जो रूलर्स आए बाहर से, अगर हम उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें तो सबसे पहले कौन आया? इंडो ग्रीक्स आए, उसके बाद शाकाज आए, उसके बाद पार्थियंस आए, एंड लास्ट में आए खुशांस। ये लोग इंडिया के अंदर आए अलग अलग समय में, और उन्होंने इंडिया को रूल किया। पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साम्राज्य जो है ना ये पूरा इथल पिथल है, इधर उधर है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर राज कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि गुप्ता साम्राज्य का निर्माण होता है, इट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, और उसके एस्टैब्लिशमेंट फाउंडर कौन होते हैं? श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता के बाद अगर हम क्रोनोलॉजी देखें कि गुप्ता साम्राज्य के अंदर कौन से महत्वपूर्ण रूलर्स थे जो, और वो क्रोनोलॉजी में क्या है, तो श्रीगुप्ता के बाद घटोत्कच आते हैं, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्ता वन आते हैं, और ये चंद्रगुप्ता वन के समय से ही हम बोलते हैं कि ये जो डायनेस्टी है इसका स्थापना हुआ, और इनका जो टाइम पीरियड है 319 से 20 के बीच में होता है। इसके अलावा चंद्रगुप्ता वन के बाद उनके बेटे समुद्रगुप्ता आते हैं, समुद्रगुप्ता के बाद उनके बेटे रामगुप्ता आते हैं, रामगुप्ता के बाद चंद्रगुप्ता टू आते हैं, एंड देन कुमार गुप्ता, एंड देन स्कंदगुप्ता। अब स्कंदगुप्ता आखिरी मेजर रूलर होते हैं, लेकिन ये नहीं बोला जा सकता कि स्कंदगुप्ता के बाद गुप्ता वंश का नामो निशान मिट गया, नहीं। स्कंदगुप्ता के बाद भी उनके राजा, उनके जो वंश थे वो लोग थोड़े एरियाज के ऊपर राज कर रहे थे, ठीक है, उनका इतना ज्यादा महत्वता नहीं था, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लेटर गुप्ताज। लेकिन यही लेटर गुप्ताज के दौरान, मतलब स्कंदगुप्ता जो है ना ये 6वीं शताब्दी के अंदर इनका निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद फिर लेटर गुप्ताज की शुरुआत होती है। अब लेटर गुप्ताज के साथ साथ यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के अंदर दूसरे कौन से बड़े राजा थे? सो दूसरे बड़े राजा की अगर हम बात करें, सो एक होता है पुष्यभूति, ठीक है, एक होता है पुष्यभूति, देखिए ये कहाँ पर है? नॉर्थ इंडिया में है। दूसरा होता है द मौखारी रूलर्स, ये भी नॉर्थ इंडिया में है। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ 6th सेंचुरी एडी की से लेके 7th सेंचुरी एडी, ठीक है, इस टाइम की। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में कौन है? मैत्रकाज रूलर्स हैं। तो ये सब कौन है? एक ही समय में कंटेम्प्ररीज हैं, मतलब साथ साथ के समय में रहने वाले, ओके ना। और देखिए लेट गुप्तास कहाँ पर है? एक ईस्टर्न भाग में पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो क्रोनोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चर ये होता है नॉर्थ इंडिया का। लेकिन जब साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया के अंदर भी ऐसा ही कुछ तो स्ट्रक्चर है, लेकिन साउथ इंडिया के बारे में हमको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, सो इसकी वजह से हम क्लियरली नहीं ये मतलब इतिहास के बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस है। हाउएवर एक टाइमलाइन मैंने आपके लिए बनाया जिससे आपके लिए और सरल हो जाएगा, ठीक है। अब इस साउथ इंडिया के स्ट्रक्चर को अगर सरलता पूर्वक समझे तो व्हाट इज देयर? द फर्स्ट वन इज द मेगालिथिक एज। मेगालिथिक एज भी, मेगा मतलब बिग और लिथिक मतलब स्टोन, ओके, सो ये बड़े स्टोन एज का युग है, एज है, और इसका टाइम पीरियड है ये। इसके बाद संगम एज की शुरुआत होती है। अब ये संगम एज में क्या होता है ना कि अलग अलग डायनेस्टीज होते हैं, चोलास, चेरास, पांड्यास, ये लोग इस समय के दौरान होते हैं। इसके बाद साउथ इंडिया के अंदर एक डायनेस्टी उभर के आती है जिसका नाम होता है पल्लवास ऑफ कांचीपुरम, और ये पल्लवास के बाद चालुक्य रूलर्स भी उसी समय पे, टाइम आप देखिए, टाइम साथ साथ में, वो लोग भी उसी टाइम पे उस साम्राज्य के अंदर आते हैं। एंड देन फाइनली यहाँ पर मेन लाइन चोलास होते हैं। मेन लाइन चोलास मतलब जो चोला रूलर्स ने यहाँ पर अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया, वो चोला रूलर्स, ठीक है। यहाँ पर अभी रिसेंटली आपने एक मूवी भी देखी रहेगी, पोन्नयन सेल्वन, ओके, पोन्नयन सेल्वन 1-2, सो ये उन चोलास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो 8वें 9वें 10वें शताब्दी के दौरान थे। सो यहाँ पर ये था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का स्ट्रक्चर।
जिससे आपको और सरलतापूर्वक आपको पता चल जाएगा कि क्या है एक्चुअली एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू।